जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के, जो कि कई लोगों का डिमांड भी था और कई लोग लगातार इस पर मैसेज भी किया है कि इस पर एक वीडियो आप लेकर के आएँ। तो निश्चय ही यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। एक बार अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आप यह मान लीजिए कि यहाँ से आपको लगभग जो है वो किसी भी एग्ज़ाम्स में जो वो 30 to 40% क्वेश्चंस जो है वो आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। अब सवाल उठता है कि जहाँ पे ये सिलेबस आपके फुलफिल होते हों। ऐसा नहीं कि किसी भी एग्ज़ाम हमने बोल दिया तो यानी उसमें सिलेबस ही नहीं पढ़ना हो, तो ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे मेन रूप से जो वो 3 इसमें से आपके एग्ज़ाम्स इसमें जो है वो कवर होने वाले हैं। पहला तो आपका आता है JSSC CGL, दूसरा आपका है वो है JSSC CGL टेक्निकल का, ठीक ना। उसके बाद जो है वो टेक्निकल का है, JSSC CGL टेक्निकल का। उसके बाद आपका तीसरा एग्ज़ाम है म्यूनिसिपल का, यानी म्यूनिसिपल का भी आपका यहाँ पे जो वो कवर हो जाने वाला है, क्योंकि ये सारा सिलेबस जो वो लगभग एक ही है। लगभग क्या, यानी हूबहू सिलेबस आपको वही चीज़ें पढ़ना है, कुछ भी अलग इसमें से नहीं पढ़ना है। तो अगर आप यहाँ से ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो ये तीनों एग्जाम्स के लिए आपके लिए कह सकते हैं कि यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को बिना किसी देरी के। हम समझते चलेंगे एक एक करके सभी चीज़ों को, और एक बार आप लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखें, ताकि ऐसा नहीं कि अगर आप स्किप करते हैं तो कई सारी चीज़ों को आप छोड़ लेंगे। हाँ, हो सकता है कि अगर आपको स्पीड में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो आप उन चीज़ों को आप बदल सकते हैं। अगर आपको धीरे लगे तो थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, फास्ट अगर हो तो धीरे कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आपके पास अवेलेबल है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं छहर कहानी की। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे यह एक कहानी नहीं, यह एक कहानी संग्रह है। छहर एक किताब है जिसमें से आपको 10 कहानी पढ़ना है, ठीक है। तो यह एक कहानी संग्रह है। एक से अधिक कहानी हो तो उसी को हम कहते हैं कहानी संग्रह। इसके लेखक की अगर बात किया जाए तो इसको लिखा किसने है, तो इस पुस्तक को लिखा है चितरंजन महतो चित्रा ने। चित्रा इनका उपनाम है। तो ये भी आपको सवाल बन सकता है कि चित्रा उपनाम से किसे जाना जाता है, तो चितरंजन महतो चित्रा। जब भी कोई खोटा लेखक का नाम अगर आप चर्चा करें तो उसका नाम जो वो पूरा पढ़ें। जैसे विश्वनाथ दसौंधी राज, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, ठीक है। तो जब भी कोई पढ़े, जनार्दन गोस्वामी व्यथित, इस तरह से पूरा चीज़ अगर आप पढ़ेंगे, गोविंद महतो जंगली, तो साथ ही साथ उनका उपनाम भी जो वो नाम के साथ आप ऐड करते चलें। हम तो इस तरह से पढ़ते हैं, AK झा झारपात, BN औदार सव्यसाची, श्याम सुंदर महतो श्याम, परितोष कुमार प्रजापति, प्रदीप कुमार दीपक, श्याम सुंदर केवट रवि। तो इस तरह से चीज़ें क्या है कि सिराजुद्दीन अंसारी सिराज। तो नाम को अगर आप पूरा याद रखेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, तो आपके मुंह में वो पूरा बैठ जाएगा। तो उसके लिए आपको अलग से तैयारी नहीं करना पड़ेगा कि किसी साहित्यकार का हम उपनाम अलग से पढ़ें, ठीक है। अगर छहर किताब की लेखक परिचय की अगर बात किया जाए तो इसके लेखक परिचय जो वो उन्होंने लिखा है तो वो है वासुदेव महतो। वासुदेव महतो के द्वारा ही लिखा गया है लेखक परिचय। अब लेखक परिचय यानी चितरंजन महतो चित्रा जी के बारे में जो इन्होंने परिचय दिया है वो वासुदेव महतो जी के द्वारा दिया गया है। मंतव्य लिखवैया, वहाँ पे जो मंतव्य के बारे में थोड़ा सा बताया गया है वो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी के द्वारा दिया गया है। तो याद रखेंगे, अगर मंतव्य लिखवैया अगर आपसे पूछा जाए कि छहर कहानी के मंतव्य लिखवैया के लागत, तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी हो जाएगा। एक बात लिखवैया यानी इस कहानी के बारे में शॉर्ट में अगर एक कुछ इन्होंने स्टेटमेंट दिया है तो वो है गोविंद महतो जंगली के द्वारा। तो इनका जंगली जो है वो उपनाम है, यहाँ पे आकाश खूंटी जो है वो इनका उपनाम है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर छाहर पुस्तक की अगर बात किया जाए तो इसका प्रकाशन जो हुआ है वो 2007 में इसका प्रकाशन हुआ है। तो इतना चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसका प्रकाशक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ के द्वारा, जिसे कजरा सेंद्रादान भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़। तो रामगढ़ आपको कम से कम जरूर याद रखने, क्योंकि खोटा भाषा संस्कृति अकादमी जो है ये बोकारो में भी है, रामगढ़ में भी है। तो ऐसे में क्या है कि आप कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए रामगढ़ जरूर आप याद रखें। ये तो चीज़ें आपको याद ही रहेंगी। इसमें कुल कितनी कहानी, तो 10 कहानी है। वो कहानियों के बारे में भी हम बात करेंगे, एक एक करके सभी कहानियों को भी हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी कहानी इसमें टोटल पढ़ने हैं, तो पहला कहानी इसमें है छहर, फिर है बोनेक्लोर, हम कैसे जियब, बूबा एगो कहानी कही दे, गुरु जी फिकीर चेठा, समय कटवा ताश खेला, सांस्कृतिक झगड़ा, चोर डाकू और लुटेरा, नामा जमींदार, और देवता के खाए गए डाकी। ये यहाँ से जो वो 10 कहानी आपको जो वो छहर पुस्तक में पढ़ने हैं, जिसको लिखा है चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा।
तो सवाल यहाँ से हो सकता है कि अब यहाँ से कहानी से अगर सवाल बनाना चाहे तो कैसे बना सकता है। तो यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है कि इनमें से कौन सी कहानी, यानी एकर में कौन कहानी जो है छाहर किताब में नाय छपल है या छाहर किताब में नायल है। तो इस तरह से सवाल जो बनाया जा सकता है। किसी भी चार ऑप्शन रहेगा, उसमें से कोई भी 3 ऑप्शन आपका यहाँ से उठा लेगा, एक ऑप्शन किसी अन्य का, कोई कहानी का या कविता का, किसी का भी उठा सकता है। तो ऐसे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है, तो सवाल तो कहानी से हमने देख लिया कि क्या क्या बन सकता है सवाल, तो वो कहानी से तो हमने देख लिया। लेकिन अगर पूछे जाए कि लेखक से अगर आपसे सवाल बन जाए कि इसके लेखक से भी तो सवाल बन सकता है, जी हाँ, यहाँ से भी सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले चितरंजन महतो चित्रा जी का जन्म कब हुआ, तो 1946 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और डेट को लेकर के थोड़ा स्पष्ट नहीं है, इसलिए हमने जो वो यहाँ पे शामिल करने के लिए उचित नहीं समझा। नहीं तो कई लोगों का यहाँ पे थोड़ा अपवाद यहाँ देखने को मिलता है कि ये नहीं है वो नहीं है। तो बता दें कि कोई भी पुस्तक अगर आप उठा करके देखेंगे तो डाटा का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है खोटा में। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे परेशानी है वो डाटा को लेकर के है, क्योंकि जो ऑफिशियल डाटा है वहाँ पे कुछ और है, अगर किताबों में देखें तो वहाँ पे कुछ और डाटा है, किसी और अन्य लेखकों का अगर देखा जाए पुस्तक तो वहाँ पे डाटा का जो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलता है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ लिखा हुआ है, अब किसका मानेंगे, ऐसे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। भले हम ये चीज़ इसलिए हम अनुभव कर पा रहे हैं क्योंकि हम जो वो एक पुस्तक को नहीं, बहुत सारी चीज़ों को और सभी चीज़ों को हम देखते हैं। इसलिए आप केवल एक पुस्तक लेकर के मार्केट से आ गए, आपने केवल एक पुस्तक पढ़ा है, आपने हो सकता है कि किसी में डेट जो वो अलग पढ़ रखा है और किसी में अन्य दिया हुआ है। तो अगर हम ये डेट बोलते हैं तो आप बोलेंगे हम तो ये पढ़ें और ये सही है, आप तो गलत बता रहे। तो दरअसल इसमें ना ही आपकी गलती है ना हमारी गलती है। इसमें से ज़्यादातर देखा गया कि डाटा का जो इशू है वो पिछले कई दिनों से ये जितना जब से पुस्तक लिखाया गया है वो सभी पुस्तकों में अलग अलग जो वो डिफरेंसेस देखने को मिलता है, जिसके कारण से यह कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ थोड़ा सा धीरे धीरे सुधरेगा और धीरे धीरे इसमें सुधार होने का प्रयास भी जारी है। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे लोग इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं और बता रहे हैं कि आपने जो पुस्तक लिखा है, लेखक को भी इस चीज़ से रूबरू कराया जाता है कि आपने जो पुस्तक लिखा उसमें बहुत ज़्यादा एरर है। तो वैसे में वो सुधार करने का प्रयास करते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं इसकी ओर। तो चितरंजन महतो चित्रा जी का जन्म स्थान की पूछा जाए तो लारी रामगढ़ में इनका जो वो जन्म हुआ है। इनके माता का नाम धनिया देवी जबकि पिता का नाम घनेनाथ महतो था। इनकी शिक्षा अगर बात करें तो इन्होंने एमए जो वो ज्योग्राफी से 1966 ईस्वी में किया। पेशे से कह सकते हैं कि ये शिक्षक माने जाते हैं। प्रकाशित इनके कुछ चर्चित रचनाओं में अगर देखा जाए तो 3 रचनाएं आपको ज़्यादा याद रखनी है। एक तो है छाहर जिनकी टोह जो कि खोटा उपन्यास है, और एक है महराय जो कि खोटा के लोक महाकाव्य का संकलन देखने को मिलता है इसमें। तो इतना प्रश्न जो वो आपसे यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न बन सकते हैं। इसका PDF हम डाल देंगे, वहाँ पे आप डिटेल से एक बार फिर से आप इसमें जो वो देख पाएंगे, तो यहाँ से और चीज़ें जो वो क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले सेक्शन की ओर आते हैं। अगला सेक्शन है सोंध माटी। यह भी एक कहानी गोच यानी कहानी संग्रह है जिसको लिखा है प्रोफेसर विनोद कुमार ने। इसका प्रथम प्रकाशन जो हुआ वो 1990 ईस्वी में इसका प्रथम प्रकाशन होता है, ठीक है। द्वितीय प्रकाशन इसका 2017 में हुआ। प्रथम प्रकाशक अगर बात करें तो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार होगा, यहाँ पे झारखंड नहीं होगा। जबकि 2017 में यहाँ पे बिहार नहीं होगा, यहाँ पे झारखंड हो जाएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि 1990 में झारखंड जो वो बिहार के अंतर्गत आता है, लेकिन 2017 में जब सेपरेट होता है हमारा स्टेट तो कहीं ना कहीं यह अकादमी का नाम जो वो चेंज करके झारखंड रखा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ये अगला इसमें जो बन सकता है वो है कि इसमें कुल कितने कहानियों को शामिल किया गया। तो इसमें टोटल 10 कहानी है, लेकिन याद रखेंगे 10 कहानी के अलावा इसमें 31 कविताओं को भी शामिल किया गया सोंध माटी में। हालांकि आपको पढ़ना नहीं है, ये 31 कविता आपको जैसे CGL वगैरह सिलेबस में आपको कवर नहीं करना है। इसके केवल गद्य भाग आपको पढ़ना है और गद्य भाग में आपको केवल कहानी को कवर करना है, ना कि कविता को। अब 10 कहानी वो कौन कौन सा है, तो वो 10 कहानी को एक बार हम हाईलाइट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो इसमें 10 कहानी है उबार, जिनकी डोबानी, धुआं धंधा, माय के लोर, अजवायर भौजिक, बेड़ैल चेंगा, दू पहला जोंड्रा, ओध दीदा, मलकी बहू, भीतर बाहर और हुब। यहाँ से सवाल इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि सोंध माटी के पहिल कहानी के नाम बतावा, तो उबार हो जाएगा। सोंध माटी किताब के में छपल आखिरी कहानी के नाम बतावा, तो हुब हो जाएगा।
उबार या हूब या भीतर बाहर कोई भी कहानी जो वो किस पुस्तक से संबंधित है या कौन किताब में छपल है, तो वो किताब भी आप बता सकते हैं कि सोंध माटी से छपा हुआ है। तो ये कहानियों के बारे में आपने जो वो डिटेल से पढ़ रखा होगा, हम उम्मीद ऐसा करते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उस पर भी काम चल रहा है और लगातार ही आपको टॉपिक वाइज जो इसमें क्लास भी लिया जा रहा है, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से उन चीज़ों को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ उससे जुड़े हुए प्रश्नों को भी हम कवर करते हैं। चलिए, ये तो आपके सोंध माटी से हो गया। अब इसके लेखक परिचय में हम बात करते हैं, तो इनसे भी जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रोफेसर विनोद कुमार से क्या क्या प्रश्न पूछे बन सकते हैं? तो सबसे पहले तो इनका जन्म पूछा जा सकता है। तो 8 जनवरी 1961 ईस्वी को इनका जन्म होता है। कहाँ पे? दारू हजारीबाग में। इनकी माता का नाम सुभवती देवी, जबकि इनके पिता का नाम मथुरा प्रसाद है। मथुरा प्रसाद। जबकि शिक्षा इनकी अगर बात किया जाए तो 10th इन्होंने 1977 में पास किया। एमए इन्होंने 1986 में पहली बार तो खोटा में किया और दूसरा बार इन्होंने हिंदी से एमए किया। तो 2 बार डबल एमए इनका है। और जबकि 2006 में इन्होंने पीएचडी किया। पेशे से ये कह सकते हैं कि प्रोफेसर रांची यूनिवर्सिटी में कह सकते हैं कि अलग अलग तरह से इन्होंने कार्य किया। शुरू में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आए, फिर प्रोफेसर, फिर उसके बाद एचओडी बने। इस तरह से इन्होंने जो वो कई सारे अलग अलग पोस्टों पर इन्होंने जो वो कार्य किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में ये कह सकते हैं कि प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। तो यहाँ से भी सवाल जो वो पूछा जाता है। विशेष की अगर बात करें तो खोटा रत्न 1993 में इनको जो वो सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इनके द्वारा लिखे गए कुछ प्रकाशित रचनाएं की अगर बात करें तो वो है सोंध माटी, जो कि कहानी संग्रह है। बौनपत्रा, ये भी कहानी संग्रह है। बमरा या निबंध संग्रह है। धोबैयक धमक कहानी, निबंध और कविता संग्रह को इसमें शामिल किया गया है। और खोटा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन, ये 2019 में जब ये पीएचडी कर रहे थे तो उसका ये सब्जेक्ट भी जो वो माना जाता है। तो इसलिए याद रखेंगे, इसी विषय पर इन्होंने जो वो पीएचडी भी किया है खोटा में। तो उसी का अध्ययन जो है वो टॉपिक जो था वो यही था उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम थर्ड टॉपिक पे आते हैं, वो है खोटा निबंध। तो यह है क्या, कैसी रचना है? तो यह एक निबंध संग्रह है। इसको लिखा किसने है? तो बीएन ओहदार जी के द्वारा लिखा गया है। इनका पूरा नाम क्या है? तो भोगनाथ ओहदार है। इन्हें सव्यसाची उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। आगे हम ये सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। इसका प्रथम प्रकाशन 1990 में होता है, जबकि दूसरा प्रकाशन 2017 में। जबकि यही देखिए, अब दोनों में फिर यहाँ से एक थोड़ा विवादित प्रश्न यहाँ पे बनता है। कुछ पुस्तकों में जो है वो 2017 में दे रखा है दूसरा प्रकाशन, वही जबकि बीएन ओहदार जी की पुस्तक जो है, यानी अपना जो बुक है, उसमें से दे रखा है कि 2016 में इसका दूसरा प्रकाशन हुआ है। अब ऐसे में आप ये नहीं क्लियर कर पाते हैं कि हम इसे एक्चुअल में किसे माने, 2017 माने या 2016 माने। तो ऐसे कुछ ऐसे विवादित प्रश्न हैं जो लगातार विवाद का कारण रहता है। जैसे एक और सवाल आपने देखा होगा ए.के. झा जी की जन्मतिथि को लेकर के। कहीं पे आपको 20 जून 1939 मिलेगा, कहीं पे 2 फरवरी 1942 मिलेगा। लेकिन याद रखेंगे 1939, हालांकि उनका एक्चुअल सही जो वो डाटा है वो 1939 है, 20 जून 1939। तो लेकिन इस तरह के विवादित प्रश्न जो वो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो वो देखने को मिलते हैं खोटा में। और एक क्लास हम स्पेशली इसी पर लेकर आने वाले हैं कि कितने सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि विवादित हैं और उनको आपको कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे उनको आप सही तरीके से उसका जो वो चयन करेंगे। तो उन पर हम जल्दी एक वीडियो लेकर के आएंगे और उस सभी विवादित प्रश्नों को हम एक वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ इस पर जो है वो काम अभी चल ही रहा है, तो जल्द ही उस पर भी वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर इसके प्रकाशक की अगर बात करें, खोटा निबंध के प्रकाशक की अगर बात किया जाए, तो इसमें जो प्रकाशक का नाम है वो है जनजातीय भाषा अकादमी, रांची, बिहार, झारखंड। इसमें निबंधों की संख्या टोटल कितना है? तो 12 इसमें निबंध जो वो टोटल हैं। कौन कौन से निबंध हैं? तो सौवटाय चल है, बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा, बैजका बगरा काम कम, सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता, एगो कुकरे का आत्मकथा। हालांकि यह एक शब्द चित्र के रूप में भी शामिल किया गया है, ये भी आपको याद रखने। प्रेमचंद सामाजिक साहित्यिक सैर सरेस्ताएं योगदान, भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक करम परब, फूल कर परब, सरहुल अर्थकर प्रासंगिकता, छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहाट। फिर ये कह सकते हैं कि ये एक जो है वो यात्रा वृत्तांत के रूप में शामिल किया गया है। यहाँ पे 2 चीज़ आपको ध्यान दिए होंगे, एगो कुकरे का आत्मकथा यह शब्द चित्र में शामिल किया गया है, जबकि छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहाट जो यह एक यात्रा वृत्तांत के रूप में भी शामिल किया गया है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखने, और ये दोनों खोटा निबंध पुस्तक में ही छपा हुआ है। हामिन के संस्कृति आर्तकर उपरे संकट, खोटा लेखन परंपरावादी न जनवादी, और हामे खड़ा हूँ।
तो इतना चीज़ आपको ये 12 निबंध जो इसमें टोटल पढ़ने हैं, और एक एक करके सभी निबंधों को भी हम डिटेल करके कह सकते हैं कि क्लास लिए भी हैं, और फिर से इसका रिपीट क्लास जो वो आपका चल रहा है, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन करके आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीएन ओहदार जी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सबसे पहले तो इनका उपनाम सब्यसाची है, सब्यसाची उपनाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म 2 सितंबर 1952 को होता है चेटर, रामगढ़ में। तो रामगढ़ चेटर में इनका जन्म हुआ। इनके माता का नाम रूपा देवी, जबकि पिता का नाम माधव ओहदार, ये आप याद रखेंगे। इनकी शिक्षा की बात करें तो एमए इन्होंने हिंदी और खोटा ये दोनों से, ये दो सब विषय से अलग अलग किया है। नौकरी पेशे की बात करें तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची में ये प्रोफेसर के रूप में भी इन्होंने जो वो सेवा दी है। अन्य विशेष की अगर बात करें तो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने सेवा दिया है, जबकि खोटा रत्न 1900, अब देखिए यहाँ पे खोटा रत्न उपाधि की अगर बात किया जाए तो यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो थोड़े बहुत विवादित प्रश्न देखने को मिलता है। कुछ जगह पे आपको मिलेगा कि 1990 में मिला है, कुछ जगह पे मिलेगा 1993 में मिला है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखने होंगे और ये चीज़ें आपको समझना होगा। हालांकि ऐसा माना जाता है कि खोटा रत्न की शुरुआत ही 1993 में हुआ है, तो 1990 में इन्हें कैसे मिलेगा, लेकिन उन चीज़ों को भी हम कवर करेंगे। लेकिन याद रखेंगे ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिल रहा होगा कई जगह पे, कहीं पे 1990 होगा, कहीं पे 1993 होगा। तो इस पर भी विचार जल्दी हम कह सकते हैं कि इस पर पूरे डिटेल से हम ये सारा वीडियो जो है जो वो हम सारा टॉपिक को हम कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं इनके द्वारा कुछ लिखे गए प्रमुख रचनाओं में। तो 2-3 रचनाएं आपके जो चर्चित हैं बीएन ओहदार जी के, वो है पहला तो खोटा निबंध जो कि निबंध संग्रह, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अगला है सोंध माटिक टान जो कि एक कहानी है, और अनुदितांजलि जो कि दुष्यंत कुमार और बहादुर शाह जफर के गजलों का खोटा में अनुवाद किया गया है, जो कि अनुवाद 2006 में इन्होंने किया था। तो ये 3 जो है वो इनकी चर्चित रचना है। यहाँ से सवाल जो वो बन सकता है, इसलिए ये सारा चीज़ आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ एक और इनकी रचना जो वो एक है रईस्का, ठीक ना, रईस्का, ये शब्दचित्र है। ये शब्दचित्र भी इनके द्वारा लिखा गया, तो ये भी आपको याद रखने हैं। रईस्का शब्दचित्र की अगर बात किया जाए तो यह लिखा गया है बीएन ओहदार जी के द्वारा, जबकि यही कहानी की अगर पूछा जाए, यही इसी का कहानी जो लिखा है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसे बंसीलाल बंसी ने लिखा है। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको याद रखने हैं। यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं कि रईस्का कहानी किसने लिखा है, तो बंसीलाल बंसी ने लिखा है, जबकि यह शब्दचित्र किसने लिखा है, तो ये बीएन ओहदार जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला जो हम पार्ट कमांड कह सकते हैं कि करने वाले हैं, जो बात करेंगे वो है दामोदरी कुराएं। तो अगला टॉपिक आपका है दामोदरी कुराएं, जो कि एक प्रबंध काव्य है। ये आपको पद्य भाग में दे रखा है, ये आपको पद्य भाग में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पद्य भाग में जो आपको पढ़ना है वो है दामोदरी कुराएं, आंखिक गीत, एक मौनी फूल, और एक आपको पढ़ना है खोटा काठे पैदे खंडी। यानी 4 टॉपिक यहाँ पे दे रखा है पद्य भाग में। पद्य भाग में मुख्य रूप से प्रबंध काव्य, खंड काव्य, कविता, ये सभी चीज़ें जो वो शामिल किया जाता है, जबकि गद्य भाग में आपके कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक, ये सारा चीज़ जो वो गद्य भाग में शामिल किया जाता है। रचना की अगर बात करें तो यह कैसी रचना है, तो यह एक प्रबंध काव्य या खंड काव्य मान सकते हैं। लेखक कौन है, तो या कवि बोल सकते हैं इसके, तो कवि कौन है, तो शिवनाथ परमाणिक जी के द्वारा इसे लिखा गया है। इसकी भूमिका किसने लिखा है, तो डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा इसकी भूमिका जो वो तैयार किया गया है दामोदरी कुराएं की। कथा वस्तु का सारांश किसने लिखा है, तो इसके सारांश जो लिखे गए वो लिखा गया है शांति भारत के द्वारा। याद रखेंगे यही वो पुस्तक है दामोदरी कुराएं, जिसको लिखने को लेकर के इन्होंने शिवनाथ परमाणिक जी ने लिख तो दिया, लेकिन इसे चेक करवाने के लिए जो वो श्रीनिवास पांडे के पास ये गए थे। इनके साथ में 2 व्यक्ति और गए थे, एक है बंसीलाल बंसी और शांति भारत। तो याद रखेंगे शिवनाथ परमाणिक, शांति भारत और बंसीलाल बंसी, ये तीनों जो है यही खोटा के जो वो त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं। कई बार सवाल यहाँ से भी पूछा जाता है कि इनमें से किसे जो वो खोटा के त्रिमूर्ति के रूप में जानल जाए या ना जानल जाए। तो यहाँ से भी सवाल जो वो कई बार पूछे जाते हैं। शिवनाथ परमाणिक, बंसीलाल बंसी और शांति भारत, ये तीनों व्यक्ति हैं जो कि त्रिमूर्ति खोटा के माने जाते हैं। और ये दोनों व्यक्ति साथ में जाते हैं, शिवनाथ परमाणिक के, बंसीलाल बंसी, शिवनाथ परमाणिक और शांति भारत, तीनों व्यक्ति जो वो जाकर के मिलते हैं। साथ ही साथ एक इनको बहाना मिलता है कि यह जो रचना है इनको दिखाना है कि क्या इसमें और कुछ कमी रह गया या कैसे हम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक सीनियर साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं श्रीनिवास पांडे जी। तो उनके पास ये दिखाने के लिए गए थे और उसी पर एक संस्मरण लिखा गया है, बोरवा अड्डक अखय बोर। बोरवा अड्डक अखय बोर जो कि शांति भारत की रचना है।
तो उसी पर लिखा गया यह संस्मरण भी है। तो याद रखेंगे, इसी को लेकर के यहाँ पे बनाया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो कथा वस्तु का सारांश किसने लिखा है? तो शांति भारत ने। भूमिका किसने लिखा है? तो ए के झा ने। और इसके कवि कौन है? तो शिवनाथ प्रमाणिक है। प्रकाशन की अगर बात किया जाए तो 1986 में इसका प्रकाशन हुआ। 1986 में। प्रकाशक कौन है? तो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद, भतुआ, बोकारो। इसमें खंडों की संख्या या सर्गों की संख्या कितनी है? तो 6 सर्ग हैं। सहायक लेखक की अगर बात किया जाए तो इसमें श्रीनिवास पांडुरी, बंसीलाल बंसी, शांति भारत और ए के झा, ये जो है वो इन्होंने सहायक लेखक इसमें सहायता जो इन्होंने किया है। आइए 6 सर्गों को हम देख लेते हैं, कौन कौन से 6 सर्ग आपको पढ़ने हैं। तो वो है पहला मेला, सरंची कमल, राजवैद, हून, अमर चाटान और हड़प्पा। इसका क्रम भी कई बार पूछा जाता है, सवाल यहाँ से क्रम में भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखेंगे, इसको याद इस तरह से याद रख सकते हैं, मेसरा हुआ अमर हाड़। तो मेसरा हुआ अमर हाड़। तो मे से हो गया मेला, स से हो गया सरंची, रा से हो गया राजवैद, हुआ से यानी हून, अमर अमर चाटान और आपका हाड़ से हो गया हाड़पा। तो ये आप याद रख सकते हैं ट्रिक वाइज। चाहे तो अगर आपको आसानी से याद है तो तब तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं याद कर पाते हैं तो इस चीज़ का उपयोग जो वो आप कर सकते हैं, ये थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम शिवनाथ प्रमाणिक जी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि दामोदर कोराए से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं तो वो सारी चीज़ों को हमने देख लिया। शिवनाथ प्रमाणिक की बात किया जाए तो इनको उपमानिक उपनाम से जाना जाता है। इनका जन्म 13 जनवरी 1950, किसी जगह पे आपको 1949 में मिलेगा, लेकिन याद रखेंगे 1950 ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जन्म स्थान कहाँ पे? तो बैदमारा बाघमारा बोकारो में इनका जो वो जन्म हुआ है। माता का नाम तिनकी देवी, जबकि पिता का नाम मुरलीधर प्रमाणिक है। शिक्षा इनकी अगर बात किया जाए तो बीए इन्होंने 1972 में किया, साथ ही साथ इन्होंने पत्रकारिता की भी कोर्स इन्होंने किया। 1975 में पत्रकारिता भी इन्होंने किया। पेशे से ये कह सकते हैं कि बोकारो इस्पात कारखाना में 1968 से लेकर के 2009 तक ये इन्होंने जो वो बोकारो इस्पात कारखाना में इन्होंने कार्य किया। साथ ही साथ 1992 में केंद्रीय अनुवादक ब्यूरो कोलकाता में हिंदी अनुवादक के रूप में भी ये कार्यरत थे। विशेष की अगर बात करें तो इनकर रचना एक पथिया डोंगल महुआ में छपायल है। कई सारी रचनाएं, हालांकि ऐसा माना जाता है कि इनकी रचनाएं जो यानी कविता एक पथिया डोंगल महुआ जो क्या है वो कविता संग्रह है। उसमें कई सारे साहित्यकारों का, अलग अलग कवियों का कविता जो उसमें शामिल किया गया है और संकलन किया गया है। तो उसी में से इनकी शिवनाथ प्रमाणिक जी की भी एक मेढ़ आर मानुस जो रचना है, इसको जो वो एक पथिया डोंगल महुआ में शामिल किया गया है। आइए इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख रचनाओं को हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। वो कौन कौन सी रचना है? तो दामोदर कोराए जो कि पहिल खंडकाव्य है जिसमें 6 सर्गों को शामिल किया गया है। तातल और हेमाल यह एक कविता संग्रह है। रूसल पुटूस कविता संकलन है। मत्स्यगंधा एक महाकाव्य है जिसमें 11 खंड है टोटल। बेलंद्री एक गीत संग्रह है। पयान गीत यह कविता है, जबकि खोटा एगो स्वतंत्र स्मृत भाषा यह एक लेख है। तो ये कुछ इनकी चर्चित रचनाएं हैं। यहाँ से भी सवाल जो वो पूछा जा सकता है कि इनमें से यह रचना जो वो किसके द्वारा लिखा गया है। जरूरी नहीं है जो आपको पढ़ना है वहीं से प्रश्न बन सकते हैं। सवाल जो वो उसके इर्द गिर्द जितने भी तरीके से बन सकते हैं वो सारी चीज़ों को शामिल किया जा सकता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना ही होगा और यहाँ से प्रश्न जो वो आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। किस प्रकार की रचना है, उसको लिखा किसने है, कब उसका प्रकाशन हुआ है, तो ये सारा चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बात करेंगे वो है आँखी गीत। आँखी गीत है क्या? तो यह एक कविता संग्रह है। रचना इसका 1963-64 के आसपास में हो गया था, लेकिन इसका प्रकाशन 2011 में हुआ। रचना और प्रकाशन ये दोनों में अंतर क्या होता है? रचना यानी कहीं भी आपने कॉपी में या तो नोटबुक में या तो डायरी में कहीं भी आपने जो उसे लिख दिया, ये हो गया रचना। लेकिन उसे प्रकाशन करना, लोगों के बीच में लाना, यानी लोगों के तक पहुंचाने का काम जो है पुस्तक के माध्यम से करना, वो प्रकाशन होता है। और कह सकते हैं कि यह काम जो है 2011 में हुआ। इसके कवि कौन है? तो श्रीनिवास पांडे के द्वारा लिखा गया है। यह कविता संग्रह है आँखी गीत। इसके प्रकाशक के अगर बारे में पूछा जाए तो नारायण महतो हैं, जो कि पेशा से एक वकील थे। तो नारायण महतो इसके प्रकाशक के रूप में जाने जाते हैं। अधिकांश कविता शैली जो वो छायावादी शैली का माना जाता है। छायावादी शैली का अधिकांश जो वो कविताओं को माना जाता है। इस संग्रह की पहली कविता अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि इसमें 71 कविता है, क्या पॉसिबल है 71 कविता याद करना? बिल्कुल भी नहीं, ये पॉसिबल हो भी नहीं सकता है। आप लाख कोशिश कर लें, अगर आप चाहेंगे तो सिर्फ ये कविताओं को याद करने के लिए, तो इन चीज़ों को आपको याद करने के लिए कम से कम 1 साल का समय चाहिए।
जब आप पूरे कंप्लीट इन सारी चीज़ों को, तो भी आपके पास जो वो कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो क्या ये ज़रूरी है, तर्कसंगत है कि आप ये सारी कविताओं को आप याद करने बैठ जाएं? बिल्कुल भी नहीं। ये मूर्खता भरा कार्य हो सकता है आपके लिए। सिर्फ आप इन चीज़ों को ध्यान रखें कि जो चर्चित कविताएं हैं उन कविताओं को आप ध्यान रखें, वहाँ से प्रश्न जो वो पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ उस संग्रह की पहली कविता, अंतिम कविता और कुछ प्रमुख रचनाएं, जो कुछ प्रमुख कविता है उनके बारे में आप ध्यान रखें। इसको लेकर के हम भी वीडियो बना चुके हैं, जिससे भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को भी हमने शामिल किया है। और इसका पार्ट 1 आ गया है, पार्ट 2 इसका फिर से एक और पार्ट में इसमें हम जल्द ही लेकर के आने वाले हैं, जिसमें से इसका टोटल पार्ट जो वो कवर हो जाएगा। इस संग्रह की अगर अंतिम कविता की बात करें तो वो है विधवा, और पहली कविता है आज हमर गीते के देश। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी। इसमें कुल कितनी कविता हैं तो 71 कविता है, जबकि 11 इसमें छनिकाएँ हैं। ठीक ना, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। 71 कविता है और 11 छनिकाएँ हैं। अंतिम कविता विधवा और पहली कविता आज हमर गीते के देश। काव्य का रूप किस प्रकार का ये काव्य है तो ये एक मुक्तक या फुटकर काव्य है। ठीक है, फुटकर काव्य के बारे में आप जानते होंगे, टुकड़े यानी छोटे छोटे के रूप में मान सकते हैं, तो फुटकर काव्य है। इस पुस्तक की भूमिका किसके द्वारा लिखा गया है तो इसकी भूमिका जो वो लिखा है नारायण महतो ने, जो कि प्रकाशक हैं इस पुस्तक के। अब इसमें विषय वस्तु क्या किन चीज़ों को शामिल किया गया है तो समाज की पीड़ा, निजी अनुभूति और वैयक्तिक पीड़ा, जीवन दर्शन, सामाजिक कुरीति, विषमता, छल छद्म, नैतिक पतन, नारी की दुर्दशा, मातृभाषा प्रेम, ये सभी विषयों को इसमें जो वो कहीं ना कहीं कविताओं में झलक देखने को मिलता है। हालांकि अधिकांश जो कविता है वो छायावादी शैली में देखने को मिलता है। अगला हम बात करेंगे श्रीनिवास पांडुरी। अब श्रीनिवास पांडुरी से तो हमने देख लिया कि इनकी रचना है आँखी गीत, और आँखी गीत से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं वो सारा चीज़ तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं श्रीनिवास पांडुरी जी के बारे में। तो सबसे पहले तो सवाल इनके उपनाम से ही बन जाएगा। इनका उपनाम जो वो कई बार पूछा जाता है कि कवि जी उपनाम से के जाना कौन खोटा साहित्यकार के जानल जाए। खोटा के भीष्म पितामह ककरा कहल जाए तो या तो खोटा के भीष्म पितामह श्रीनिवास पांडुरी के पहली बार के कहल हलथिन तो विश्वनाथ दशोंधी राज के द्वारा यह जो वो संज्ञा दिया गया था। खोटा के भीष्म पितामह, खोटा के नागार्जुन, खोटा के पुरोधा, अक्षयबोर यानी अक्षयबोर, खोटा शिष्ट साहित्य के जनक और चिनिवास, ये इनका जो वो कुछ उपनाम है। अक्षयबोर ये शांति भारत के द्वारा जब ये लिखा गया था बोरबाडा का अक्षयबोर, तो वहाँ पे इस शब्द का प्रयोग किया गया है। खोटा शिष्ट साहित्य का जनक भी इन्हें कहा जाता है, और इनका पुकारो नाम घर में चिनिवास भी था। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखने हैं। श्रीनिवास पांडे की अगर बात करें जन्म तिथि की तो 25 दिसंबर 1920 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ पे तो कल्याणपुर गांव, बरवा अड्डा, धनबाद में। इनके माता का नाम दुखनी देवी, जबकि इनके पिता का नाम शालिग्राम पानूरी था। इनकी शिक्षा जो वो मैट्रिक माना जाता है, जो कि जिला स्कूल धनबाद से उन्होंने 1939 ईस्वी में किया। पेशे से ये आकाशवाणी में 1957 से ये कार्य भी इन्होंने किया है, आकाशवाणी में भी इन्होंने कार्य किया, एवं जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची में भी इन्होंने जो वो अपनी सेवा दे चुके हैं। इनका निधन जो वो 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को हो गया श्रीनिवास पांडे जी का। आइए कुछ इनके द्वारा चर्चित रचनाओं पर एक नज़र डालते हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं तो वो है बाल किरण, मधुक देसें, राम कथामृत, मेघदूत, चाभी काठी, उद्वासल कर्ण, आँखी गीत, दिव्य ज्योति, अगिन परीक्षा, समाधान, रक्ते में जलपंखा, झींगा फूल, किसान, कुसमी, हमर गांव, भ्रमर गीत, युगे गीत, मेरे गीत, अजनास, मालक फूल, मोहभंग, पराजित, अपराजित। और कुछ इनकी पत्रिकाओं के बारे में हम बात करें तो पत्रिका भी आपसे पूछा जा सकता है तो मातृभाषा, तितकी और खोरठा, ये 3 पत्रिका भी आपको याद रखने हैं इनके बारे में। ये 3 पत्रिका का संपादक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। अगला टॉपिक है आपका एक मौनी फूल, ये 6 नंबर टॉपिक है। टोटल हम 15 टॉपिक आज कवर करने वाले हैं, और ये 15 टॉपिक में आपके लगभग जो वो सारा चीज़ जो वो कवर हो जाने वाला है। सिर्फ इसमें जो वो आपका ग्रामर ऐड नहीं है, ग्रामर इसको हम अलग रखे हैं। अब हम एक मौनी फूल की बात करें तो सबसे पहले सवाल उठता है कि एक मौनी फूल जो वो किस प्रकार की रचना है, किस विधा की रचना है तो यह एक कविता संग्रह है। इसको लिखा किसने है, इसके कवि कौन है तो संतोष कुमार महतो के द्वारा यह लिखा गया पुस्तक है एक मौनी फूल। इसका प्रकाशन कब हुआ तो 1986, 1988 और 2003। इसका प्रकाशक की अगर बात करें तो रामधन प्रकाशन के द्वारा इसका जो वो प्रकाशन किया गया।
एक बात या विचार किसने इस पर दिया है, तो ए के झा के द्वारा इसमें एक बात या एक विचार जो इन्होंने लिखा है। कुल कविताओं की अगर बात करें तो इसमें टोटल 31 कविताओं को शामिल किया गया है। पहली कविता कौन सी है, तो प्रार्थना इसकी पहली कविता है और अंतिम कविता इसका है विदाई। अब यहाँ पे याद कैसे रखें, तो ये आसानी से आप याद रख सकते हैं। पहली कविता है यानी शुरुआत, और कहीं भी आप जाते हैं तो सबसे पहले शुरुआत में आप प्रार्थना करते हैं। सपोज दैट आप स्कूल ही मानिए या कॉलेज ही मानिए, तो सबसे पहले आप जाते हैं तो स्कूल में क्या करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं। उसके बाद अंतिम आप इंटर करते हैं। जो भी चीज़ें होता है, पढ़ाई हुआ, स्टडी वगैरह हुआ, सारा चीज़ अपना होने के बाद आपको क्या है, अंत में जो होता है वो आपको स्कूल से विदाई दी जाती है। स्कूल या कहीं से भी, तो अंत में जो वो विदाई होता है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखने हैं। एक मौनी फूल, या तो सपोज इस तरह से याद रखें, आप कहीं पे आपने फूल तोड़ने के लिए गया, तो फूल तोड़ने के लिए आपको वहाँ पे क्या है कि सबसे पहले गए तो एक तो जिस वृक्ष की फूल आप तोड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसे आपको प्रार्थना करना चाहिए कि हम आपके फूलों का उपयोग करना चाहते हैं, आप हमें जो वो कह सकते हैं कि आदेश दें। तो पहला तो आप उसमें प्रार्थना करें, फिर उसके बाद आपको जब यह स्वीकार कर लिया जाता है तो आप उस चीज़ को, कार्य को पूरा करेंगे और फिर वहाँ से आप विदाई लेंगे। कि चलिए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक कह सकते हैं कि हमारे साथ बने रहे, हमारा सहयोग किया, तो इसलिए अंत में अब हम जो वो विदाई चाहते हैं। तो इस तरह से विदाई होता है, तो यहाँ से भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने, कुछ साहित्यकारों ने जो है, या कुछ लोगों ने जो वो एक मौनी फूल रचना को लेकर के कुछ अपना एक कह सकते हैं कि कोटेशन के रूप में दिया है। जैसे दयानंद बटोही ने लिखा है कि एक मौनी फूल जो वो अंधेरे का चिराग है, जो कि एक खुद साहित्यकार और संपादक माने जाते हैं, हिंदी के जाने माने साहित्यकार माने जाते हैं डॉक्टर दयानंद बटोही। महेश गोलवार ने एक स्टेटमेंट दिया कि इनकर रचना गुला आयजेकर जुगेक शोभे समाजे के हुबेक सामर्थ रखा है। जबकि अगला अगर बात करें तो याद रखेंगे, एक मौनी फूल कवि की पहली और एकमात्र निजी कविता संग्रह पुस्तक है जो खोटा में किसी साहित्यिक कृति का 3 बार प्रकाशन नहीं हुआ है। तो यह कह सकते हैं कि एक पहला और एकमात्र निजी कविता संग्रह पुस्तक है। तो पहला तो याद रखेंगे, एक मौनी फूल जो है वो एक कवि की पहली और एकमात्र निजी कविता संग्रह पुस्तक माना जाता है, जो कि खोटा में किसी साहित्यिक कृति का 3 बार प्रकाशन नहीं हुआ है अभी तक, ऐसा माना जाता है। जैसे हमने बात किया था 1986, 1988 और 2003, ये 3 बार इसका जो वो प्रकाशन हुआ है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा संतोष कुमार महतो जी के बारे में। जन्म इनका होता है तो 2 सितंबर 1930 ईस्वी को इनका जन्म होता है। गांगजोरी जैना मोड़ बोकारो में इनका जन्म होता है। कई जगह पे आपको गांगजोरी या गिरिडीह लिखा हुआ मिलेगा, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान दे रहे हैं। यह जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो बोकारो होगा। इनके माता का नाम छुटमणि देवी, जबकि इनके पिता का नाम तालो महतो। शिक्षा से ये एमए इन्होंने क्या कह सकते हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा की अगर बात किया जाए तो एमए इन्होंने ज्योग्राफी से 1957 में यानी 1957 में इन्होंने एमए जो वो ज्योग्राफी ऑनर्स से इन्होंने किया। पेशे से ये शिक्षक थे, जो कि डीवीसी चंद्रपुरा बोकारो में 1958 से लेकर के 1990 तक इन्होंने शिक्षण कार्य के रूप में ये जुड़े रहे। अलग अलग स्कूलों में इन्होंने शिक्षण का कार्य भी किया। इनका निधन जो वो 24 नवंबर 2013 को इनका जो वो निधन हो गया। इनके द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख रचनाओं में अगर बात करें तो एक मौनी फूल, एक पथिया डोंगल महुआ जो कि कविता संकलन है और इसमें 47 कविता शामिल किया गया। रूसल भोला, जनकपुर एक नेवता, सहानुभूति से बोड़ो संपत्ति, एखन बाँची रहा भोला दाय और आपन घर ही आपन नाय। तो ये कुछ इनकी रचनाएं हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। और एक पथिया डोंगल महुआ जो है ये इनके द्वारा लिखा नहीं गया, ये अलग अलग कवियों का इसमें कविता शामिल किया गया है। लेकिन अगर पूछे कि संतोष कुमार महतो की कितनी कविताओं को जो है वो शामिल किया गया है एक पथिया डोंगल महुआ में, तो टोटल 5 कविताओं को जो है वो शामिल किया गया है। वो 5 कविता अभी हमने डिस्कस किया। रूसल भोला, जनकपुर एक नेवता, सहानुभूति से बोड़ो संपत्ति, एखन बाँची रहा भेलोदाय और आपन घर ही आपन नाय। ये 5 कविता जो वो एक पथिया डोंगल महुआ में संतोष कुमार महतो की 5 कविता जो वो शामिल किया गया है। साथ ही साथ याद रखेंगे श्रीनिवास पांडुरंग स्मृति सम्मान से भी इनको जो वो सम्मानित किया जा चुका है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है वो है खोटा काठे पैदे खंडी। यह क्या है? यह एक कविता संग्रह है। इसके कवि यानी इसको लिखा किसने है तो डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा। इनका पूरा उपनाम है अजीत कुमार झा। प्रथम प्रकाशन इसका 1984 है, लेकिन कहीं पे आपको 1983 मिलेगा जो कि गलत है। ठीक है,
याद रखेंगे इसका प्रथम प्रकाशन जो वो 1984 ईस्वी में हुआ और द्वितीय प्रकाशन जो वो 2012 में हुआ है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने हैं। इन्होंने क्या की, दरअसल इसमें कन्फ्यूजन इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने सेम एक ही जैसा से दो रचना किया, एक है खोठा काठे पैदे खंडी और एक है खोठा काठे गद्य खंडी, यानी गद्य और पद्य रचना जो इन्होंने अलग अलग किया। तो सबसे पहले तो ये समझे कि खोठा काठे पैदे खंडी का अर्थ होता क्या है। तो खोठा के बारे में तो आपको पता है, खोठा होता है काठ है, यानी एक काठ जो यहाँ पे 40 पैला को एक काठ माना गया है। पैदक यानी पद्य और खंडी यानी उसका खंड, एक खंड। तो अगर बात करें कि खोठा, अगर पूरा खोठा अगर मान ले कि एक पूरा एक काठ है तो उसका पद्य भाग जो है वो क्या है, एक उसका खंड है यानी 20 है। समझ रहे हैं? यानी एक पूरा 40, अगर हम खोठा को पूरा एक 40 माने तो इसमें दो भाग बटा हुआ है। एक तो बटा हुआ है गद्य रचना, ठीक है, एक तो है गद्य रचना और दूसरा है आपका पद्य रचना। तो ये दो रचनाओं को इसमें शामिल किया गया, एक तो गद्य रचना और दूसरा है पद्य रचना। तो इसी को बोला गया कि खोठा काठे पैदे खंडी। अगर ये काठ है तो इसमें से दोनों जो है वो ये क्या है, खोठा काठे पैदे खंडी और खोठा काठे गद्य खंडी। गद्य रचना पहले इन्होंने किया, इसलिए इसकी रचना जो वो उन्होंने 1983 में किया और इसकी रचना उसके एक वर्ष बाद 1984 में इन्होंने जो वो पैदे खंडी लिखा। साथ ही साथ उसको दूसरा प्रकाशन इसका जो, अब मान लीजिए दूसरा प्रकाशन जो आता है वो इसका थोड़ा लेट हो जाता है। इसका दूसरा प्रकाशन 2014 में आता है, जबकि इसका जो दूसरा प्रकाशन वो 2012 में ही आ जाता है। तो याद रखेंगे 2012 में इसका जो वो दूसरा प्रकाशन आता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और यहाँ से आप इन चीज़ों को याद रखेंगे और यहाँ से आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला देख लेते हैं। इसमें प्रकाशक की अगर बात करें तो प्रकाशक इसका कौन है, खोठा काठे पैदे खंडी का तो खोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार। द्वितीय प्रकाशन इसका 2012 में होता है, ये भी आपको याद रखेंगे। इसमें हालांकि दे रखा है कहीं कहीं पे, लेकिन इसको याद नहीं रखना है। प्रकाशक की अगर बात करें तो झारखंड झरोखा प्रकाशन रांची में इसका जो प्रकाशन के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी प्रकाशन में देखिए यहाँ पे दो टाइप से दे रखा है। ये भी हम कह सकते हैं कि बिल्कुल मान सकते हैं कि इसको आप गलत कर सकते हैं। हालांकि ये पृथ्वी प्रकाशन माना जाता है कि जिस तरह से एनसीईआरटी बुक को आप फॉलो करते हैं वैसा माना जाता है पृथ्वी प्रकाशन का बुक। लेकिन फिर भी इसमें भी कहीं ना कहीं जो वो डाटा जो इस तरह का दे रखा है कि इसमें दे रखा है कि 1984 और 2009 में 2019 में जो इसका सेकेंड एडिशन आता है। अब देखिए ये तो सीधा 2 साल नहीं, सीधा ये 5 साल का और 7 साल का डिफरेंस बता दे रहे हैं। लेकिन खैर चलिए इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो है वो सच्चाई हमने आप लोगों के सामने रख दिया। इसकी पहली कविता की अगर बात करें तो वो है चनफन मानुस और इसकी अंतिम कविता है डीडी नूनू पापा खाऊ। तो ये इसकी अंतिम कविता है इस संग्रह की। कुल कविता इसमें शामिल किया गया 19 कविता इसमें शामिल किया गया है। काठ का अर्थ पहले हमने बता दिया, 40 पैला होता है एक काठ। खंडी का अर्थ होता है यानी आधा, 20 पैला। अब हम बात करते हैं ए.के. झा जी के बारे में। तो ए.के. झा, सबसे पहले इनका पूरा नाम याद रखना है, ए.के. झा, अजीत कुमार झा। इनका उपनाम झारपात के नाम से जाना जाता है। झारखंड में इनको कह सकते हैं कि खोठा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान मिला है और खोठा के वास्तविक रूप से ये हकदार भी हैं कि एक खोठा के दिग्गज साहित्यकारों में इन्हें शामिल किया जाता है। तो वो कहीं ना कहीं वास्तविकता है। खोठा घारेक मुंधी खुंटा, ये महेंद्र नाथ गोस्वामी ने इनको एक उपनाम दिया है, खोठा घारेक मुंधी खुंटा, अजीत कुमार झा को। कि यानी अगर खोठा एक घर है तो उसमें जो अजीत कुमार झा हैं वो मुंधी खूंटा है। मुंधी खूंटा यानी जो होता है ना घर का जो सबसे ऊंचा वाला भाग होता है उसको मुंधेना बोला जाता है, या तो कह सकते हैं कि एक मजबूत स्तंभ माना जाता है, वो है ए.के. झा को खोठा का। इनका जन्म 20 जून 1939 को होता है चंडीपुर कसमार बोकारो में। इनके पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा जबकि माता का नाम कुसुम बाला देवी था। इनकी शिक्षा दीक्षा की अगर बात किया जाए तो मैट्रिक 1959 में करते हैं जबकि बीएससी 1963 ईस्वी में इन्होंने किया था। नौकरी पेशा की अगर बात करें तो पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, इसमें इन्होंने स्टोर कीपर के रूप में 1975 से 1999 तक इन्होंने जो वो कार्य किया। सम्मान खोठा रत्न और श्रीनिवास पांडुरी सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही साथ इनके द्वारा एक विशेष फैक्ट आपको याद रखने हैं, ये मौसम विज्ञानी के रूप में भी जाने जाते हैं जिन्होंने एक धारा गगन सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। इसके अलावा खोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ जो है इस संस्था की स्थापना करने का श्रेय भी जो है वो ए.के. झा को जाता है, जो कि 13 अप्रैल 1982 ईस्वी को इन्होंने जो वो इसकी स्थापना किया था। तो यहाँ से भी सवाल जो वो पूछे जाते हैं। इनके द्वारा कुछ प्रमुख रचनाओं में अगर हम बात करें तो वो आता है खोठा काठे गद्य खंडी, जो कि 1983 और 2014
ये दोनों प्रकाशन याद रखेंगे। खोटा काठे पैदे खंडी 1984 और 2012। सामाजिक सद्युत निषेन ये काव्य है जो कि 1987 में पहला प्रकाशन होता है, द्वितीय प्रकाशन 2010 में होता है। खोटा सहित सदानिक व्याकरण ये खोटा का पहला व्याकरण संग्रह व्याकरण पुस्तक माना जाता है जो कि 1987 में इसका जो वो संपादन प्रकाशन हुआ। कविता पुराण यह बाल विषय पर एक लिखे गए कविता है जिसको 1995 में प्रकाशित किया गया। सैर संग्रह या उपन्यास है, 2011 और 2014 में इसका संस्करण जो वो आ चुका है। मेका मेकिना मेट माट यह एक नाटक है और 1991 में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था। पूटी आर पालू यह एक शब्दचित्र है, इसके बारे में आपको पता ही होगा, जो कि खोटा गद्यपद्य संग्रह जो पुस्तक है उसमें से जो वो शामिल किया गया एक शब्दचित्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला बात करते हैं। अगला टॉपिक है वो है अजगर। अब हम नाटक सेक्शन इस सेक्शन को जो हम कवर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसमें नाटक आता है अजगर। तो है क्या, यह एक नाटक है। लेखक कौन है, तो विश्वनाथ दसोंधी राज के द्वारा यह नाटक लिखा गया अजगर नाटक। किस प्रकार का नाटक है, तो यह एक बहुअंकी नाटक है। अब बहुअंकी क्या होता है, एक शब्द आपने देखा होगा, एक है बहुअंकी और एक है एकांकी। एकांकी यानी जिसमें एक अंक का ही प्रयोग किया गया है, यानी केवल उसमें एक अंक है, उसे एकांकी कहते हैं। और जिसमें एक से अधिक अंक होता है उसे बहुअंकी कहा जाता है। साथ ही साथ इसमें सामाजिक झलक और क्रांतिकारी झलकियां भी आपको देखने को मिलेगा अजगर नाटक में, अगर आप पढ़ेंगे तो। इसकी आवरण सज्जा की अगर बात किया जाए तो इसकी आवरण सज्जा को जो लिखा है वो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी के द्वारा इसकी आवरण सज्जा को तैयार किया गया। इसका प्रथम प्रकाशन 2004 में हुआ, जबकि द्वितीय प्रकाशन 2020 में हुआ। ऐसा जो वो यह डाटा जो वो पृथ्वी प्रकाशन के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। इसकी प्रकाशक की अगर बात किया जाए तो बाली डी खोटा कमेटी बोकारो के द्वारा इसका जो वो प्रकाशन किया गया है। इसमें अंकों की संख्या कुल 3 है, इसीलिए तो इसे बहुअंकी कहा गया है, यानी एक से अधिक अंक है। दृश्यों की संख्या इसमें टोटल 16 है। पात्र हालांकि इसमें 13, कई जगह पे 13 दे रखा है, लेकिन इसमें पात्र कहीं कम ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इसे याद आप नहीं रखें। इतना याद रखें कि इसमें 3 स्त्री पात्र के बारे में डिस्कस किया गया है। चलिए गीतों की संख्या अगर बात करें, साथ ही साथ एक और सवाल यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि इसमें से कितने गीतों को शामिल किया गया, तो केवल एक गीत इसमें से देखने को मिलता है अजगर नाटक में। जो कुछ चर्चित पात्र हैं जहां से आपके सवाल पूछे जाने का चांसेस है, वो पात्रों के बारे में एक बार डिस्कस कर देते हैं। जैसे अघनू लाला, ये गांव का एक महाजन होता है, सुदखोर महाजन। मंगरा अघनू लाला का बेटा। शारदा प्रसाद अघनू लाला का मुंशी। जालिम सिंह या चरक पहरी का थानेदार रहता है। बाबा भगत जो गाँव एक पुजारी है। गोबरा गाँव एक अछूत गरीब किसान है। और फुलवा जो कि एक महरा जाति की एगो लड़की है। इसके अलावे तो मथुरा है, तेतरा मांझी है, सुगिया है, बितना है, बिजली, सेवक राम, ये कुछ पात्र हैं। लेकिन आपको जो ज़्यादा प्रश्न बनेंगे वो यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। अघनू लाला, मंगरा, शारदा प्रसाद, जालिम सिंह, बाबा भगत, गोबरा, फुलवा, इस इतना से आपके जो प्रश्न जो वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सवाल पूछने का चांसेस इसलिए भी ज़्यादा बनता है क्योंकि ये मेन कैरेक्टर इसमें इस नाटक में जो है वो दिखाया गया है। साथ ही साथ अगर फुलवा की बात करें तो यह एक ऐसी लड़की होती है जो कि महरा जाति से एक बिलोंग करने वाली है, जिसके कारण से यह जो वो ज़्यादा इस सवाल पूछने के चांसेस बनते हैं। साथ ही साथ गोबरा भी अगर बात करें तो गाँव एक एगो अछूत गरीब किसान के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया ऐसा पात्र है, तो यहाँ से भी जो वो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने के चांसेस बनते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम इसके लेखक के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। अजगर नाटक को लिखा है विश्वनाथ दसोंधी राज ने। तो इनका जन्म कब हुआ, तो 15 अप्रैल 1943 को भटमुरना कतरास धनबाद में इनका जन्म होता है। तो भटमुरना कतरास में इनका जन्म हुआ 15 अप्रैल 1943 में। इनके पिता का नाम मुखराम दसोंधी जबकि माता का नाम फूटा देवी था। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। शिक्षा दीक्षा की अगर बात करें विश्वनाथ दसोंधी राज के बारे में, तो इनकी शिक्षा दीक्षा मैट्रिक इन्होंने 1963 ईस्वी में किया, जबकि एमए इन्होंने हिंदी से 1969 में किया। नौकरी पेशे से ये शिक्षक रहे और 2003 में जो इन्होंने फाइनली जो वो हिंदी सब्जेक्ट में इन्होंने ये शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और 2003 में ये रिटायर किए थे। इनका निधन 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को हो गया। ये भी आपको डेट याद रखनी, यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इनके द्वारा कुछ चर्चित रचनाओं में अगर हम ध्यान दें तो अजगर नाटक जो कि है ये तो हम अभी पढ़ ही रहे हैं, डिटेल से हमने देख लिया। भगजोगनी एक उपन्यास है, इसकी रचना भी इसका भी प्रकाशन 2004 में हुआ। माटिक पुथेल जो कि एक कहानी है। पुटुसार परास ये कविता संग्रह है। महुआ एक कहानी है जो कि खोटा की पहली कहानी भी मानी जाती है महुआ कहानी को। घुर मुंडरी बेलतर यह एक लघु कथा है। तेतरी उपन्यास है। तनि सुन रे मानुस एक कविता है। ढलती शाम का सूरज और वेदना के पंख ये कह सकते हैं कि दोनों हिंदी साहित्य है। तो ढलती शाम का सूरज एक उपन्यास है जो कि हिंदी में लिखा गया एक उपन्यास है जो कि लिखा है विश्वनाथ दसोंधी राज के द्वारा ही।
वहीं वेदना के पंख की अगर बात करें तो यह एक कविता संग्रह है जो कि ये भी हिंदी में ही लिखा गया है। तो ये दोनों सवाल ये भी पूछ सकता है कि यह किस विषय पर लिखा गया रचना है, तो ये भी याद रखेंगे यह हिंदी में लिखा हुआ है, ये दोनों। इसके अलावा जो भी खोटा में है। अगला आपका सेक्शन आता है वो है डाह नाटक। तो डाह नाटक है क्या? यह एक रचना किस प्रकार का? तो नाटक है। इसके लेखक कौन है? सुकुमार के द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ से बन सकता है कि इसकी भूमिका लेखक कौन है? तो शिवनाथ प्रमाणिक है। यहाँ पे प्रमाणिक छोटी है तो इसको याद रखेंगे। शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा इसकी भूमिका जो वो लिखा गया है। मुख पृष्ठ चित्रकार, यानी जो मुख पृष्ठ होता है उसके चित्रकार कौन है? तो दिनेश दिनमणि है। ये कह सकते हैं कि आवरण सज्जा भी कह सकते हैं, है ना। इस पुस्तक की आवरण सज्जा जो तैयार करने का जो कह सकते हैं कि श्रेय जाता है वो दिनेश दिनमणि को जाता है, जबकि इसकी भूमिका जो लिखा है वो शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा इसकी भूमिका लिखी गई है। प्रथम प्रकाशन की अगर हम बात करें तो वो 1992 में इसका प्रथम प्रकाशन होता है डाह नाटक का। द्वितीय प्रकाशन 2010 में होता है। अन्य में कहीं कहीं पे आपको 2009 भी मिल सकता है, देखने को मिलता है, लेकिन याद रखेंगे 2010 इसका सही आंसर होगा। और तृतीय प्रकाशन इसका 2019 है। प्रकाशक की अगर बात पूछें तो कुंती देवी भेंड्रा नावाडी बोकारो, तो ये इसका जो वो प्रकाशक के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं इसमें अंकों की संख्या, तो इसमें टोटल 3 अंक है, ठीक ना। 3 अंक इसमें डिटेल देखा गया है। दृश्यों की संख्या इसमें बात करें तो 12 दृश्य, 3 अंक है और 12 दृश्य हैं। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखने हैं। इसमें 2 स्त्री पात्र है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकता है। हालांकि कहीं कहीं पे आपको कोई पुस्तक में जो एक और पात्र इसमें डिस्कस किया गया है वो है मुन्नी, जो कि विराट की बेटी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो याद रखेंगे, हालांकि मुख्य रूप से अगर सवाल आपसे पूछा भी जाता है तो आप दो ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 का ही ज़्यादातर जिक्र किया गया है। मुन्नी के बारे में वैसा डिटेल जो इसमें जिक्र नहीं मिलता है, इसलिए आप याद रखेंगे रचना और भावना, ये 2 जो वो स्त्री पात्र हैं। चलिए आइए हम कुछ प्रमुख पात्रों के बारे में हम देख लेते हैं, जहाँ से प्रश्न जो वो पूछने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। जैसे विवेक, यह नायक रहता है और सुपरवाइजर के रूप में जाना जाता है। शेखर जो वो विवेक का छोटा भाई है। विराट की अगर बात करें तो एगो चालबाजिया लड़का माना जाता है। जग्गा जो कि कारखाना सुपरवाइजर रहता है। रचना विवेक की पत्नी और भावना जो विराट की पत्नी है। तो ये इसके कुछ प्रमुख पात्र हैं। इसके अलावा और भी पात्र हैं, लेकिन इतना आपको याद रखने, यहाँ से सवाल पूछे जाने का ज़्यादा चांसेस है, इसलिए इन चीज़ों को आपको जरूर ध्यान रखना है। अब सुकुमार जी के बारे में हम बात करते हैं, थोड़ा लेखक परिचय के बारे में, क्योंकि कोई भी रचना लिखा है तो उसके लेखक के बारे में भी आपको जानना आवश्यक है। तो सुकुमार जी का पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा, जिनका जन्म 2 नवंबर 1956 ईस्वी को भेंड्रा बोकारो में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा, जबकि माता का नाम राधा देवी है। इनकी शिक्षा दीक्षा की अगर बात करें तो 1972 में इन्होंने मैट्रिक का एग्जाम दिया। फिर इन्होंने ITI 1993 में किया और BA जो है वो झारखंड कॉलेज डुमरी, जो कि डुमरी में पड़ता है, वहाँ से इन्होंने जो वो कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन किया। चलिए अगर बात किया जाए इनकी नौकरी और पेशे की, तो लघु सिंचाई विभाग में ये पंप ऑपरेटर के रूप में इन्होंने कार्य किया, जो कि 1984 ईस्वी में इन्होंने नौकरी भी किया। इनके सम्मान की अगर बात किया जाए तो खोटा रत्न, जो कि बोकारो खोटा कमेटी के द्वारा 1993 ईस्वी में इन्हें जो वो खोटा रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही साथ 2009 में इन्हें अखड़ा सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। सुकुमार की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं में अगर नज़र डालें तो वो है डाह नाटक, जो कि पहिल एकांकी रूपे छपल नाटक को भी जाना जाता है। याद रखेंगे डाह नाटक जो वो 2 टाइप से छपा है, एक तो पूरा नाटक आता है और एक है एकांकी नाटक के रूप में। एकांकी नाटक जो छपा है वो खोटा गद्य पद्य संग्रह जो पुस्तक छपता है 1989 में, यानी 1989 ईस्वी में एक पुस्तक छपता है खोटा गद्य पद्य संग्रह। इसमें से जो नाटक छपता है डाह नाटक, उसमें 1 अंक को दिखाया जाता है, टोटल केवल द्वितीय अंक जो उसका दूसरा अंक है उस चीज़ को इसमें जो है वो दिखाया गया है। तो ये आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं आगे बावा हाथे का रतन, जो कि एक खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है। पैनसोखा यह कविता गीत संग्रह है। कई बार सवाल पूछा गया कि पैनसोखा केकर रचना लागे, या बावा हाथे का रतन ककर लिखल रचना लागे, या कौन विधा का रचना लागे, तो यह खंड काव्य है। पैनसोखा कैसी रचना है, तो यह कविता गीत संग्रह है। झिंगुर सेवाती 2 भाई, यह रचना जो इनके द्वारा लिखा गया है। फिर है जवाला दहेज की, यह एक हिंदी नाटक है। हरिश्चंद्र तारामती, यह भी हिंदी नाटक है। सिकंदर ए आजम, यह भी हिंदी नाटक है। और सिकंदर ए आजम जो वो काफ़ी ज़्यादा सुकुमार की चर्चित नाटकों में से माना जाता है, जिनके लिए इन्हें कई सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया है। फिर इसके अलावा आता है मदन भेरी, जो कि एक संपादित गीत संग्रह है। तो इतना रचना आपको याद रखने। हालांकि इसमें कुछ चर्चित रचनाओं की अगर बात करें तो डाह, बावा हाथे का रतन, पैनसोखा,
ज्वाला दहेज की, हरिश्चंद्र तारामती और सिकंदर ए आजम। इतना चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ से सवाल बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगला सेक्शन है आपका आता है 10वां सेक्शन है आपका चाबी काठी। यह एक एकांकी नाटक है जिसका लिखा गया 1980 से पहले। अब इसे जो वो श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा 1980 से पहले ही लिख दिया गया, लेकिन इसका प्रकाशन कहीं ना कहीं बाद में होता है। तो आइए हम एक एक करके सभी चीज़ों को कवर करते हैं। सबसे पहले तो इसके लेखक कौन है, तो श्रीनिवास पांडे हैं। इसकी भूमिका लेखक कौन है, तो इसकी भूमिका जो लिखा है वो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी के द्वारा लिखा गया। दो शब्द लिखवैया कौन है, तो अर्जुन पांडे जो कि श्रीनिवास पांडे के पुत्र हैं। तो याद रखेंगे दो बात लिखवैया किन्हें लिखा है, किन्होंने लिखा है, तो अर्जुन पांडे ने। उद्गार लिखवैया कौन है, तो रामलीला रवानी माने जाते हैं, जिन्होंने आर्थिक रूप से भी सहयोग किया था इस नाटक को लिखने के लिए, इन्होंने आर्थिक सहयोग भी किया था। लेखक परिचय जो लिखा है वो विनोद रवानी के द्वारा लिखा गया है, लेखक परिचय। अगर बात करें इस नाटक के संपादक की, तो संपादक भी वही किए हैं जिन्होंने भूमिका इसकी लिखी है। तो गिरधारी गोस्वामी ने दो इसमें कार्य किया है, एक तो भूमिका इसमें तैयार किया है और संपादक के रूप में, ये दोनों इसको याद रखेंगे। इसका प्रकाशन जो हुआ वो 2006 में। किसके द्वारा, प्रकाशक कौन है, तो बाली डी खोटा कमेटी बोकारो के द्वारा इसका जो प्रकाशक जाना जाता है। 2006 में इसका प्रकाशन हुआ। इसमें अंकों की संख्या, तो एकांकी हमने बोला तो एक ही अंक होगा, लेकिन इसमें दृश्यों की संख्या टोटल 20 है, तो ये आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ इसमें 5 स्त्री पात्र के बारे में यहाँ पे डिस्कस मिलता है, तो वो पांचों पात्र को आपको याद रखने हैं। कौन कौन से पात्र, सुहागी, कर्मी, सोमरी, दमयंती और चुटरी माएँ। ये 5 ऐसे स्त्री पात्र हैं जो कि इस नाटक से संबंधित है, चाबी काठी नाटक से। अगर नायक इसमें बात करें यानी मुख्य पात्र की बात करें, तो यहाँ पे शंभू को दिखाया गया है। कालूराम एगो सुदखोर महाजन जो कि खलनायक के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। सुहागी जो कि शंभू की माँ है, और कर्मी गांव की एक दलाल औरत है। ये 4 ऐसे पात्र हैं, यहाँ से सवाल ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं कि और भी सवाल बन सकते हैं, लेकिन यहाँ से ज़्यादा बनने के चांसेस हैं, इसलिए हम इन चीज़ों को आपको हाईलाइट करते रहे थोड़ा सा, कि अगर आप तैयारी करें तो इन सेक्शन को आप ज़रूर कवर करें, यहाँ से सवाल जो वो ज़्यादा पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इसमें आता है वो है उद्वासल कर्ण। अब इसमें से आप पूछेंगे कि एक श्रीनिवास पांडे जी के बारे में आपने डिटेल क्यों नहीं किया, तो इससे पहले हम डिटेल कर चुके हैं। आँखी की गीत जब रचना हमने चर्चा करे थे, तो वहाँ पे श्रीनिवास पांडे जी के बारे में पूरा डिटेल हम पहले कर चुके हैं, इसलिए एक ही चीज़ों को बार बार रिपीट करना ज़्यादा उचित नहीं है, नहीं तो वीडियो ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए अगला टॉपिक में आता है उद्वासल कर्ण, जो कि एक एकांकी नाटक है। इसका लेखन अगर बात किया जाए तो 1963 में इसको लिखा गया, लेकिन इसका प्रकाशन जो वो बाद में होता है। ठीक है, इसके लेखक कौन है, तो श्रीनिवास पानुरी हैं, और इसकी भूमिका किसने लिखा है, तो नारायण महतो के द्वारा इसकी भूमिका लिखा गया है। ठीक है, उद्वासल कर्ण का प्रकाशन कब हुआ, तो 2012 में इसका प्रकाशन होता है, लेकिन इसका लिखा गया था वो 1963 में ही लिखा गया था। यानी इसकी रचना जो लेखन वर्ष जो है वो 1963 ही है, लेकिन इसका प्रकाशन 2012 में हुआ है। ठीक है, तो लेखक हमने देख लिया, इसकी भूमिका किसने लिखा है, तो जो इसके प्रकाशक हैं वही इसके जो वो भूमिका लेखक भी है। तो भूमिका लेखक नारायण महतो हैं, और यही इसके जो वो प्रकाशक भी हैं श्री नारायण महतो। सर्वाधिकार यानी अर्जुन पानुरी, इनके पुत्र के बारे में याद रखेंगे। प्रकाशन वर्ष कब है, तो 2012 का इसका प्रथम संस्करण आया था 2012 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें याद रखेंगे इसका जो इस नाटक का पहला मंचन हुआ था वो बरवा अड्डा धनबाद में हुआ था। ये नारायण महतो के निर्देशन में यह जो वो पहला मंचन हुआ था बरवा अड्डा धनबाद में। तो यहाँ से भी सवाल जो वो बनता है कि उद्वासल कर्ण का जो पहल मंचन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था और किसके निर्देशन में हुआ था, तो बरवा अड्डा धनबाद में हुआ था, नारायण महतो के निर्देशन में। इसमें अंकों की संख्या टोटल 1 है और दृश्यों की संख्या 11 है। उद्वासल कर्ण का अर्थ क्या होता है, उपेक्षित कर्ण या तिरस्कृत कर्ण। चलिए इसमें कुछ प्रमुख पात्रों के बारे में अगर हम बात करें तो ये पात्र आपको जरूर याद रखने चाहिए। पहला तो आता है सोनी और मीरा। सोनी और मीरा जो कि कर्ण को देख करके ये रीत जाते हैं। दरअसल ये कहाँ पे कौन रहे होते हैं, तो परशुराम के ये कह सकते हैं कि कुटीर में ही कह सकते हैं कि ये रहती है, लेकिन जब कर्ण वहाँ पे आते हैं तो कर्ण को देख करके ये रिझ जाते हैं। तो याद रखेंगे सोनी और मीरा ये 2 पात्र के बारे में आपको ध्यान रखने हैं। सुयस और अपयस ये 2 ब्राह्मण पात्र हैं, जबकि तरुण एगो लड़का के बारे में जिक्र किया गया है। और कर्ण जो कि जायद भैद के चलते सतवल या छलल जो है वो बेगत के रूप में यहाँ पे कर्ण को जो है वो दिखाया गया है। लेकिन कम से कम ये जरूर याद रखेंगे सोनी और मीरा, सुयस और अपयस और तरुण, ये आपको जरूर याद रखने हैं। अगला टॉपिक इसमें आता है वो है
संस्मरण का, क्योंकि यहाँ तक आपने जो वो कंप्लीट देख लिया। पहला तो आपने गद्य में देखा कि दो कहानी हमने बात किया, सबसे पहले छाहर और दूसरा हमने देखा सोंध माटी। एक निबंध संग्रह हमने देख लिया खोठा निबंध। उसके बाद हम लोगों ने 4 पद्य रचना में देखा आँखी गीत, कह सकते हैं कि आँखी गीत के बाद दामोदरे कोराएं, फिर एक मौनी फूल, और उसके बाद हमने देखा खोठा काठे पैदे खंडी। फिर उसके बाद हम लोगों ने 4 नाटक देखा। कौन कौन सा? तो अजगर नाटक, फिर डाह नाटक, चाभी काठी और उद्वासल कर्ण। ये 4 नाटक के बारे में हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद में जो आपका टॉपिक बचता है वो है साहित्य की अन्य विधाएं। साहित्य की अन्य विधाएं में आपको दे रखा है संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत और शब्दचित्र। ये 4 टॉपिक आपको अलग से इसमें कवर करना है, जिसको लेकर के कई तरह से कह सकते हैं कि पूरा बाजार में इतना अफवाह फैल रखा है कि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है, कैसे कवर करेंगे। तो कुछ भी नहीं है। अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेंगे तो यहाँ से आपके लगभग प्रश्न जो वो यहाँ से बाहर नहीं पूछा जाएगा, इतना तो आप मान लीजिए। अगर हम बात करें संस्मरण, तो सबसे पहले तो ये जानेंगे संस्मरण का अर्थ क्या होता है। तो संस्मरण शब्द का जो है वो सम्यक स्मरण से बना हुआ शब्द है। स्मृति के आधार पर आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत या यात्रा संस्मरण, स्मरण आदि साहित्यिक अंदाज का वर्णन करता है, संस्मरण कहलाता है। तो सबसे पहले याद रखेंगे संस्मरण की अगर बात करें तो पहली संस्मरण जो आता है रचना जो खोठा में, वो आता है बोरबा अड्डा का खैबोर, जिसके लेखक कौन है? तो शांति भारत के द्वारा इस संस्मरण को लिखा गया है। इसका प्रकाशन कब होता है? तो 1989 में खोठा गद्यपद संग्रह एक पुस्तक छपता है, उसी में इसका जो वो प्रकाशन होता है। चर्चा इसके बारे में, किसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है बोरबा अड्डा कखईबोर में? तो श्रीनिवास पांडे जी के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है, जो कि बरवा अड्डा धनबाद जगह से संबंधित है। समय की अगर बात करें कब मिलने के लिए जाते हैं, तो याद रखेंगे शांति भारत, शिवनाथ प्रमाणिक और बंसीलाल बंसी, ये 3 व्यक्ति जो वो श्रीनिवास पांडे से मिलने के लिए जाते हैं दिसंबर 1985 ईस्वी में। वास्तविक उनका उद्देश्य तो होता है कि श्रीनिवास पांडे से मिलना होता है शांति भारत को, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक बहाना मिल जाता है। शिवनाथ प्रमाणिक की रचना उस समय दामोदरे कोराएं लिखा जा रहा था, तो उसी को दिखाने के लिए कि क्या इसमें किसी तरह की त्रुटि है या और भी किसी तरह से कोई कमी रह गई हो, तो उसी चीज़ को दिखाने के लिए श्रीनिवास पांडे के पास जाना चाहते हैं शिवनाथ प्रमाणिक। तो इसी क्रम में ये तीनों लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, शांति भारत, बंसीलाल बंसी और शिवनाथ प्रमाणिक। ये तीनों लोग जो वो वहाँ पे जाते हैं। कब जाते हैं? तो दिसंबर 1985 ईस्वी में। यह डेट भी आपको याद रखनी है, यहाँ से भी सवाल जो वो पूछा जाएगा। साथ अगर बात करें तो कौन कौन जाते हैं? तो शिवनाथ प्रमाणिक, बंसीलाल बंसी और शांति भारत। और यही खोठा के जो वो त्रिमूर्ति के रूप में भी जाने जाते हैं, जो कि कई बार सवाल में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब तो आपको धीरे धीरे ये याद भी हो जाएगा। इसके बाद इसी पुस्तक में एक और संस्मरण छपा था खोठा गद्यपद संग्रह में ही, वो है उड़ गलक फुलवा रह गलक बास। इसके लेखक कौन है? तो गोविंद महतो जंगली के द्वारा एक लिखा गया संस्मरण है, जिसका प्रकाशन 1989 में खोठा गद्यपद संग्रह में ही होता है। तो बोरबा अड्डा कखईबोर और उड़ गलक फुलवा रह गलक बास, ये दोनों संस्मरण एक साथ वही किताब में छपता है 1989 में। तो इसलिए अगर आपको ऑप्शन इस तरह से मिले कि ए में दे बोरबा अड्डा कखईबोर और बी में दे उड़ गलक फुलवा रह गलक बास और सी में अगर ऑप्शन दे दे कि दोनों, तो याद रखेंगे ऐसे में आप आंसर करेंगे दोनों। ये दोनों जो वो पहले खोठा जो वो माना जाता है संस्मरण के रूप में। इसमें से किसके बारे में डिस्कस किया गया है? तो गोविंद महतो जंगली जो वो राधा कृष्ण जी से मिलने जाते हैं और उन दोनों के बातों के बीच में जो भी बातें हुई है उन्हीं के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो साथ ही साथ याद रखेंगे राधा कृष्ण जो वो झारखंडी हिंदी साहित्यकार, जाने माने साहित्यकार के रूप में जाना जाता है, जिनके कई सारे चर्चित रचनाएं हैं। तो वो सारा रचना अभी हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं। इसमें से अगर आप जानना चाहें तो कई सारी रचनाओं में हम उसके बारे में पूरा डिटेल से हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें से जो संस्मरण आता है वो है हंसमुख लोक कवि तितकी राय, जिसका प्रकाशन 2001 में होता है। और लेखक कौन है? तो जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा लिखा गया यह संस्मरण है। अगला संस्मरण आता है उजड़ल खोंधा, जिसका प्रकाशन 2007, 2009 और 2013 में अलग अलग टाइम पे हुआ है और इसको भी लिखा है जनार्दन गोस्वामी व्यथित ने। याद रखेंगे उजड़ल खोंधा जो संस्मरण है ये खोठा में छपने वाली कह सकते हैं कि पहले पुस्तक के रूप में जाना जाता है उजड़ल खोंधा। तो यह भी सवाल जो वो पूछा जाता है। साथ ही साथ बिशुनपुर एक दुर्गा पूजा जो कि उजड़ल खोंधा में ही प्रकाशित होता है 2009 में, इसको भी लिखा है जनार्दन गोस्वामी व्यथित ने। तो जनार्दन गोस्वामी व्यथित ने 3 संस्मरण की रचना किया है। कौन कौन सा? हंसमुख लोक कवि तितकी राय,
उजड़ल खोंधा और बिशुनपुर एक दुर्गा पूजा, ये तीनों जो वो संस्मरण जो वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, जनार्दन गोस्वामी व्यतीत के द्वारा। अगला जो इसमें संस्मरण आता है वो है आपका खोटा साहित्यिक पुरोधा पानुरी जी। खोटा साहित्यिक पुरोधा पानुरी जी, जिसको लिखा है विश्वनाथ दसों राज ने, और यह 2002 में इसका प्रकाशन होता है। अगला जो इसमें आता है वो है कम्युनिस्ट विचारधारा लोक पानुरी जी। यह 2002 में यह भी प्रकाशित होता है, लेकिन इसको लिखा है शिवनाथ प्रमाणिक ने। उसके बाद अगला जो आता है वो है मने परे से आवल खेड़क अदपूर्वा यात्रा। इसका प्रकाशन 2004 में होता है, जिसको लिखा है पंचम महतो जी के द्वारा। खोटा संस्मरण की पहली किताब जो मानी जाती है वो उजड़ल खोंधा है, जिसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, और इसको लिखा किसने उजड़ल खोंधा को? जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा। तो ये यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आप देख सकते हैं 2007 में, 2009 में और 2013 में इसका प्रकाशन भी हुआ है अलग अलग टाइम पे। चलिए, अब हम बात करते हैं जीवनी साहित्य के बारे में। खोटा में जीवनी, कुछ महत्वपूर्ण जीवनियों के बारे में भी आपसे सवाल जो बनाया जा सकता है, तो यहाँ से भी हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले जीवनी जो आता है इसमें वो है बड़का बुजुर्ग बिरसा। बड़का बुजुर्ग बिरसा जो कि ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है, और यह प्रकाशित होता है जीवनी खोटा गद्य पद्य संग्रह 1989 में। याद रखेंगे यह इंटर की कक्षाओं में यह सिलेबस के रूप में भी शामिल किया गया पुस्तक है खोटा गद्य पद्य संग्रह। अगला जो इसमें जीवनी आता है वो है शेख भिखारी, और यह पारसनाथ महतो के द्वारा लिखा गया है, और यह भी प्रकाशित जो हुआ है वो खोटा गद्य पद्य संग्रह में ही हुआ है 1989 में। तो कुछ इस तरह से याद रखें कि 2 संस्मरण और 2 जीवनी। 2 संस्मरण कौन कौन से? बरवा अडक अखय बोर और उड़ गलक फुलवा रह गलक बास। ये 2 संस्मरण जो है वो खोटा गद्य पद्य संग्रह में जो प्रकाशित हुआ है 1989 में। और 2 जीवनी कौन कौन से है? तो बड़का बुजुर्ग बिरसा और शेख भिखारी, ये भी 2 रचनाएं हैं जो कि इस पुस्तक में प्रकाशित हुआ है। और कब प्रकाशित हुआ है? तो याद रखेंगे 1989 में। इसके अलावा अगर बात करें तो एक यात्रा वृत्तांत भी इसमें प्रकाशित हुआ है, वो है दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और एक शब्दचित्र पूटी आर पालू। जबकि जीवनी तो हमने देख लिया कि कौन कौन से जीवनी है, तो 2 जीवनी है, जबकि एक एकांकी नाटक इसमें डा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला देख लेते हैं। अगला जो जीवनी आता है वो है रामनारायण सिंह। तो यहाँ से तो सबसे ज़्यादा जो सवाल आपके बनेंगे वो तो पहला पूछे जाएगा, सबसे ज़्यादा सवाल जो बनने के चांस हैं वो तो सिर्फ यही है कि इसके लेखक कौन है। यानी रामनारायण सिंह की जीवनी जो वो खोटा में किसके द्वारा लिखा गया? तो जयवीर साहू के द्वारा लिखा गया। बहुत अगर कहीं डीपली जाना चाहेगा तो ये पूछ सकता है कि यह किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था या कब प्रकाशित हुआ था। तो 2010 में प्रकाशित होता है दू डायर जिरुल फूल, जो कि 10th सिलेबस में यानी 10वीं कक्षा की सिलेबस में शामिल किया गया पुस्तक है दू डायर जिरुल फूल, उसी में यह प्रकाशित जो वो होता है। फिर अगला जो आता है जीवनी आपका वो है विनोद बिहारी महतो, और विनोद बिहारी महतो जी की जीवनी जो लिखा है वो श्याम सुंदर महतो श्याम के द्वारा लिखा गया है, और यह भी प्रकाशित होता है दू डायर जिरुल फूल में ही। अगला हम देखते हैं, अगला जो आता है जीवनी आपका वो है तिलका माझी। बी.एन. औदार के द्वारा यह जीवनी लिखा गया है, 2010 में यह प्रकाशित होता है दू डायर जिरुल फूल में। तो ये 3 जीवनी ऐसा है। 2 जीवनी तो हमने देखा किसमें प्रकाशित होता है? खोटा गद्य पद्य संग्रह में, बड़का बुजुर्ग बिरसा और एक शेख भिखारी। 2 जीवनी तो प्रकाशित होता है खोटा गद्य पद्य संग्रह में, और 3 जो जीवनी है वो प्रकाशित होता है दू डायर जिरुल फूल में। कौन कौन सा? रामनारायण सिंह की जीवनी जो कि जयवीर साहू की है, विनोद बिहारी महतो की जीवनी जो कि श्याम सुंदर महतो के द्वारा लिखा गया है, और तिलका माझी की जीवनी जो कि बी.एन. औतार के द्वारा लिखा गया है। ये तीनों जीवनियाँ दू डायर जिरुल फूल में प्रकाशित होता है, जिसका प्रकाशन किया जाता है 2010 ईस्वी में, और 10वीं कक्षा के सिलेबस में यह शामिल किया गया है खोटा के। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला देख लेते हैं। अगला आता है जीवनी वो है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। यह प्रदोष कुमार प्रजापति के द्वारा लिखा गया है। श्रीनिवास पांडे की जीवनी जो प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखा गया है। विश्वनाथ दसों राज की जीवनी श्याम सुंदर केवट रवि के द्वारा लिखा गया है। बेणाल साहित्यिक ध्रुव तारा पानुरी जी, यानी बेणाल साहित्यिक ध्रुव तारा पानुरी जी, यह लिखा है प्रदीप कुमार दीपक ने ही। तो प्रदीप कुमार दीपक ने 2 लिखा है जीवनी, एक तो श्रीनिवास पांडे के नाम से और एक है बेणाल साहित्यिक ध्रुव तारा पानुरी जी। ये 2 जीवनी जो है प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखा गया है। अगला आता है साहित्यिक उत्तराधिकारी पुत्र अर्जुन पानुरी। इसको लिखा है गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी जी के द्वारा, और अर्जुन पानुरी कौन है? तो श्रीनिवास पानुरी के पुत्र हैं। चलिए, खोटा खूंटा तितकी राय, यह काफ़ी ज़्यादा चर्चित जीवनियों में से माना जाता है, और सवाल यहाँ से भी कई बार पूछा गया है। सिराजुद्दीन अंसारी सिराज के द्वारा यह जीवनी लिखा गया है। बालीडी खोटा कमेटी बोकारो में इसका कह सकते हैं कि प्रकाशक के रूप में जाना जाता है। 2012 में यह प्रकाशित होता है जीवनी।
याद रखें कि अगर पूछा जाए कि खोटा की पहली जीवनी साहित्य किसे माना जाता है, तो वो खोटा खूंटा तितकी राय को ही माना जाता है। तो यहाँ से भी सवाल जो वो बन सकता है। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखनी है। अब हम अगला टॉपिक आते हैं, वो है यात्रा वृत्तांत। तो यात्रा वृत्तांत से भी आपके सवाल जो वो बन सकते हैं। तो जीवनी तो आपने पहले समझ लिया है कि जीवनी क्या होता है। तो किसी व्यक्ति के बारे में अगर कोई अन्य व्यक्ति उसके बारे में अगर चर्चा करता है तो उसे हम जीवनी के रूप में जानते हैं। लेकिन यात्रा वृत्तांत क्या होता है? कहता है कि यात्रा के अनुभवों और अनुभूतियों के रोचक व लिखित प्रस्तुति को यात्रा वृत्तांत हम कह सकते हैं। जैसे अगर हम कहीं पे यात्रा करने के लिए जाते हैं तो कई लोग होते हैं कि घूम फिर करके आ गए, मौज मस्ती जो किए वो घूम फिर करके अपना आ गए और अपना काम में लग गए। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि यात्रा पर गए, वहाँ पे क्या क्या वो अनुभव किए, क्या क्या अनुभूतियाँ हुई और क्या क्या रोचक बातें हुई, क्या क्या रोचक घटनाएं घटी, वो सभी चीज़ों को उन्होंने क्या किया, लिखित प्रस्तुति कर दिया, यानी किसी चीज़ों में लिख दिया। उसी को हम यात्रा वृत्तांत मानते हैं। उसमें से यात्रा वृत्तांत में अगर बात करें तो खोटा की पहली यात्रा वृत्तांत जो पुस्तक आता है वो है दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा, जिसको लिखा है डॉक्टर चतुर्भुज साहू के द्वारा। यह एक प्रोफेसर है ना। तो यहाँ से जब हम इस यात्रा वृत्तांत के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, अगर आपने नहीं देखा तो आप इसे देख सकते हैं। तो ये प्रोफेसर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं यह अपने कॉलेज के स्टूडेंट को लेकर के ही वो जाते हैं इस यात्रा पर दार्जिलिंग और गंगटोक। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, और पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग उधर से ही होते हुए वो पूरा यात्रा करते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने स्टूडेंट को लेकर के ये जाते हैं और उसी के बारे में यह यात्रा वृत्तांत जो बताया गया है। यह प्रकाशित कहाँ पे होता है? तो खोटा गद्य पद्य संग्रह पुस्तक 1989 में जो किताब छपा है उसी में इसको जो है वो शामिल किया गया, प्रकाशित किया गया। खोटा की पहली यात्रा वृत्तांत भी इसे माना जाता है। तो याद रखेंगे दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा जो वो खोटा की पहली यात्रा वृत्तांत है। अगला इसमें यात्रा वृत्तांत आता है वो है छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट। इसको लिखा है बीएन ओहदार जी के द्वारा। इसका प्रकाशित अगर बात करें तो खोटा निबंध 1990 में जो प्रकाशन हुआ था उसी में यह छपा हुआ है निबंध। तो याद रखेंगे छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट अगर बात करें तो इस यात्रा वृत्तांत को किसने लिखा है? तो बीएन ओहदार के द्वारा लिखा गया है। अगला इसमें आता है संकरी नदी कछार, जिसको शिवनाथ परमानी के द्वारा लिखा गया और यह तितकी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था 2000 ईस्वी में। अगला यात्रा वृत्तांत है दामोदर पारसनाथ पौड़ी डहर यात्रा, और जिसको लिखा है बंसीलाल बंसी के द्वारा। ये 2.0 फूल में प्रकाशित होता है 2010 ईस्वी में, क्योंकि इस पुस्तक का प्रकाशन 2010 ईस्वी में ही हुआ था, प्रथम प्रकाशन। अब दामोदर पारसनाथ बौड़ी डहर यात्रा, इस यात्रा वृत्तांत को निकालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लोगों को खोटा के प्रति जागरूक करना और साथ ही साथ खोटा भाषा को समृद्ध बनाने का एक प्रयास था। उसी उद्देश्य के साथ जो वो जनवरी 13-14 जनवरी जो कह सकते हैं कि जब बौड़ी मनाया जाता है, जिसको हम मकर संक्रांति के रूप में जानते हैं, तो उसी समय यह यात्रा जो वो निकाला गया था। पांडुजी जी खोजें 3 दिन, यह यात्रा वृत्तांत प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखा गया है। तो आपने देखा कि प्रदीप कुमार दीपक ने पांडु जी की 2 जीवनी भी लिखा है और एक यात्रा वृत्तांत भी लिखा है। लुवाठी पत्रिका में यह प्रकाशित होता है 2002 ईस्वी में। चलिए अब हम इम्पोर्टेंट एक यात्रा वृत्तांत के बारे में बात करते हैं। वो उस पुस्तक का नाम है मनचरैया। मनचरैया पुस्तक, इस पुस्तक को लिखा है किसने? तो पंचम महतो जी के द्वारा लिखा गया और इसकी भूमिका दिनेश कुमार दिनमणि ने लिखा है। मनचरैया पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो 2008 ईस्वी में, और इसमें कुल यात्रा वृत्तांत को शामिल किया गया, वो 8 यात्रा वृत्तांत को शामिल किया गया है। इसके प्रकाशक अगर आपसे पूछे जाए तो बाली डी खोटा कमेटी बोकारो के द्वारा इसका जो प्रकाशक जाना जाता है, और खोटा में यात्रा वृत्तांत की एकमात्र पुस्तक जो माना जाता है वो माना जाता है मनचरैया को। तो इतने सारे सवाल आपके, इतने सारे पॉइंट से, इससे बाहर अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल है, लगभग ना के बराबर आपके चांसेस बनते हैं कि यहाँ से अलावे आपको कुछ अलग टॉपिक से जो वो प्रश्न बनाया जा सके। यहीं से सवाल आपको लगभग जो वो सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। यकीन मानिए, आप भरोसा कीजिए, और इस चीज़ों को आप सिर्फ यही चीज़ है कि जितना इसमें बताया गया है इन्हीं चीज़ों को आप अच्छे से कवर कर लें, यहाँ से सवाल जो वो बाहर नहीं होगा। अब इसमें से सवाल उठता है कि इनमें से कौन से 8 यात्रा वृत्तांत को शामिल किया गया है? तो वो 8 यात्रा वृत्तांत है वो है अंडमान, जो कि करील पत्रिका में 2009 में प्रकाशित हुआ था, काठमांडू डहरे, उज्जैनी, तिरुपति, धरती सड़क शांति कुंज, हवाई यात्रा, कोणार्क यात्रा और गंगा सागर। ये 8 यात्रा वृत्तांत जो है वो मनचरैया पुस्तक में शामिल किया गया, और ये 8 यात्रा वृत्तांत को लिखा किसने? तो
पंचम महतो के द्वारा लिखा गया है। और मनचरिया पुस्तक जो प्रकाशित हुआ 2008 ईस्वी में। इसका प्रकाशन अगर आपसे प्रकाशक पूछा जाए तो बाली डी खोटा कमेटी है और खोटा में यात्रा वृत्तांत की एकमात्र पुस्तक भी माना जाता है। चलिए अगला हम बात करेंगे, अगला टॉपिक है वो है शब्द चित्र। शब्द चित्र होता क्या, इसे रेखा चित्र भी कई बार बोला जाता है, इसे इंग्लिश में स्केच भी हम कहते हैं, है ना। तो इसे रेखा चित्र भी कई बार हो सकता है कि प्रयोग इसका शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अब शब्द चित्र होता क्या है, तो कहता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना या भाव का कम से कम शब्दों में अगर मर्म स्पर्शी या भावपूर्ण एवं सजीव अंकन कर दें तो उसी को हम क्या कहते हैं, शब्द चित्र कहते हैं। खोटा के शब्द चित्र में जो ज़्यादा चर्चित माना जाता है वो रैस्का आता है, जिसको लिखा है किसने, तो बी एन ओहदार ने लिखा है। याद रखेंगे रैस्का से नाम से एक कहानी भी लिखा गया है जिसको लिखा है शांति भारत के द्वारा, माफ कीजिएगा बंसीलाल बंसी के द्वारा, शांति भारत नहीं बंसीलाल बंसी के द्वारा, ठीक ना। बंसीलाल बंसी के द्वारा इस कहानी को लिखा गया है, ठीक ना। और इसकी शब्द चित्र के बारे में बात करें तो बी एन ओहदार के द्वारा लिखा गया है। यह तितकी पत्रिका में इसका प्रकाशन होता है 1983 में और इसका प्रकाशक है कोठार रामगढ़ के द्वारा इसका प्रकाशक होता है, प्रकाशन किया गया। अगला शब्द चित्र आता है वो है पूटी आर पालू, जिसको ए के झा के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखेंगे यह जो वो बहुत ही चर्चित शब्द चित्र के रूप में माना जाता है पूटी आर पालू, जो कि ए के झा के द्वारा लिखा गया। और यह पुस्तक का प्रकाशन होता है, यह शब्द चित्र का प्रकाशन जो होता है यह प्रकाशित किसमें होता है, तो खोटा गद्य पद्य संग्रह जो पुस्तक है उसी में इसका प्रकाशन होता है। अगला शब्द चित्र आता है एगो कुकरेक आत्मकथा, जो कि बी एन ओहदार की रचना है और यह खोटा निबंध में प्रकाशित होता है 1990 ईस्वी में। सांस्कृतिक झगड़ा यह चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है और यह आपने देखा होगा कि छहर हमने कहानी संग्रह देख रहे थे तो वहाँ पे सांस्कृतिक झगड़ा का भी जिक्र हमने किया था कि एक कहानी ये आपको पढ़ना है सांस्कृतिक झगड़ा। तो ये कुछ इतने कह सकते हैं कि टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करना था और ये सारा टॉपिक जो वो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और निश्चय ही यहाँ से आपके आने वाले एग्जाम्स में इससे ज़्यादा प्रश्न पूछने के चांसेस नहीं हैं अगर आप इन चीज़ों को एक दो बार रिपीट कर लेंगे। साथ ही साथ इसका PDF हम आपको टेलीग्राम में डाल देंगे, तो वहाँ से आप इन चीज़ों को अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे और जहाँ से कह सकते हैं कि एक सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाने वाला सेक्शन अगर कोई है तो वो यही सेक्शन है जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछने के चांसेस भी हैं। तो अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि औरों को इससे जो वो मदद हो और औरों लोगों को इससे सहयोग मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ और साथ ही साथ अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम में ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम में आपको इसका PDF जो वो डाल दिया जाएगा जल्द ही। तो चलिए मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।